पूरा 3 जगह पर जो इंसिडेंट्स हुए हैं अभी, उसके अलावा आपने कहा कि ये यूपी वाला मॉडल जो ये लोग ला रहे हैं, उसके पहले गुजरात मॉडल की बात करा करते थे। लेकिन जिस शहर में आप बैठे हो, इंदौर, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन का सबसे बड़ा मॉडल है। स्वच्छ भारत मिशन ले लो, स्मार्ट सिटी मिशन ले लो, ये सब चीजों को कैसे यहाँ से ले जाकर मॉडल के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं अलग जगह, जबकि मॉडल जैसा वर्ड कभी यूज होना नहीं चाहिए। उसको प्रैक्टिस, वर्स्ट प्रैक्टिस या बेस्ट प्रैक्टिस के नाम पे यूज करना चाहिए। मॉडल एक अच्छा शब्द नहीं है। इन्होंने HRLN को यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में और खासकर इंदौर में ना सिर्फ उस तरीके से मकान तोड़े गए हैं, अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ महीनों में, 2 साल पहले भी इंसिडेंट आया था कि गुंडागिरी के नाम पर किसी को अगर उन्होंने आइडेंटिफाई करके रखा है, वो शायद पॉलिटिकल राइवलरी होगी, कुछ और होगा, उसमें लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। वहां पर जो ये नेक्सस क्रिएट हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और पुलिस डिपार्टमेंट का, तो मुझे लगता है जब यही सजा देने लग जाएंगे सारी, तो फिर मुझे नहीं लगता कि शायद किसी कोर्ट की जरूरत होना चाहिए या वकीलों की जरूरत होना चाहिए। आप मुश्किल से 1 घंटा, जो आपने कहा है, अचानक से आते हैं और यहाँ का मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश का सबसे बड़ा मुखिया है, वो इस तरह का एक बयान देता है कि तुम लोग सुधर जाओ रे, मामा आ गया है, वरना तुमको 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ देगा, ऐसे स्टेटमेंट वो लेता है। तो हमें लगता है कि जब ये, क्योंकि 2 साल पहले तो हम लोगों ने कोशिश की थी, यही हरिनारायण मिश्र जी यहाँ पर थे, DIG, तब हम लोगों ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए थे कि उस इंसिडेंट्स को रोका था। ये जो गुंडागिरी के नाम पर, माफिया के नाम पर जो ये मकान तोड़ रहे हैं लोगों के, वो हम लोगों ने उस वक्त रोका था। अभी मुझे लग रहा है कि इसको लेकर एक तुरंत कुछ करने की जरूरत है। कॉलिन, आप भी यहाँ बैठे हो, बाकी लोग भी हैं, तुरंत कुछ करने की जरूरत है कि क्या यही लोग डिसीजन ले सकते हैं? क्या ये लॉस का जो वायलेशन है वो ये लोग नहीं कर रहे हैं? ना सिर्फ वो 3 जहां पर रोड वाइडनिंग के नाम का बहाना भी ले लिया, चलो इनके ऊपर ये कम्युनिज्म का इल्जाम नहीं आएगा, तो रोड वाइडनिंग का बहाना लेके इन लोगों ने चांदखेड़ी या बेगम बाग में भी मकान तोड़ दिए। पर वैसे भी इस तरह से मकान लगातार टूट रहे हैं, और जहां पर राज्य की अपनी गुंडागिर्दी, पुलिस की और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गुंडागिर्दी चल रही है। आनंद भाई, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मुझे में उसी पर बात करें। लेकिन मेरे ख्याल से आप वो देखेंगे तो एक पूरा सेशन है उसके लेके ज्यादा टारगेट किया जा रहा है गुंडागिर्दी, माफिया, उसके नाम तो... नहीं, वो एक ठीक है, लेकिन हम ये इश्यूज को थोड़ा सेपरेट करें, नहीं तो जो है ना वो डील करने में दिक्कत जाती है। मैं मंदसौर से हूँ, विश्वास दुबे व्यक्ति है वो, और उसके घर में से कम 3.5 लाख रुपए लूटे गए। उसके सारे सोफे जलाए, सारी चीजें, पर वो नहीं अभी दर्शाया नहीं। और वीडियो में जो बताया गया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। SP साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मतलब मैं इस समय सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के हम लोग क्या कर सकते हैं। APCR की एक टीम तो घूम के गई, अपना रिपोर्ट लाएगी कुछ दिन में, जानारा जी उसमें साथ में थी। लेकिन हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम विशेषकर मालवा निमाड़ के लोग एक शाम को या लंच में इसको एक अनौपचारिक बैठक हम जरूर करें। और उसके बिना मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारे प्रदेश में ये सब हुआ है और हो रहा है, और हम लोग इसमें नहीं रिएक्ट कर पाए, हम लोग चूक गए हैं। और दिल्ली से कोई आता है, वकील करता है, तो हम तो शर्म के मारे, मतलब हम तो उनसे माफी नहीं मांगा, भी हमको बहुत शर्म आ रही है कि आपको वहां से आना पड़ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ जी, मैं बात करता हूँ शासन के प्रशासन से। सरकार ने अपने एक नियम बना दिए हैं कि उन नियमों में परमिशन की बात करना। आप दोषियों की बात करते हैं, परमिशन लेने से पहले 3 चीजें स्पष्ट लिखी जाती हैं कि रैली में कितने लोग जा रहे हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने विकलांग हैं, कौन वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा है, कौन वॉलेंटियर्स हैं, कितने कार्यकर्ता हैं, और पूरे मीटिंग का संचालन कौन कर रहा है। ये इतने तथ्य हैं जो पूरे प्रोग्राम को, जो परमिशन लेता है, और परमिशन वाले को 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक बॉन्ड भरना पड़ता है जी। क्योंकि मैं इन चीजों से गुजरा हूं, और क्योंकि मैंने एक छोटी सी एक रैली निकाली थी संविधान दिवस पे,
तो संविधान दिवस पर सुबह की बात है, तो उस समय 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरा था। और जब ये सब तथ्य आपके सामने हैं कि कौन ने रैली में कितने लोग हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे सीसीटीवी फुटेज टूट गए हैं, तो जो आपका जो काउंटर था आपके साथ जो चल रहा था वीडियो वाला, जो मैं लीडरशिप कर रहा था, क्या ये उतने जिम्मेदार नहीं थे? इसलिए जो जिम्मेदार जिन लोगों ने परमिशन ली उनका कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं हो, उनका कहीं FIR में नाम है। एक और तथ्य देखने वाले घटना में है कि छोटे जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन, सोचने के लिए बेहोश हो रहे कि यंग जनरेशन इस पूरी घटना के साथ शामिल है। वो बच्चे, ऐसा लगता है कि पूरी वीडियो और उन चीजों को देख के कि वो कहीं से एक प्रायोजित जो षड्यंत्र नहीं, प्रायोजित षड्यंत्र थे। उसमें हम लोगों ने ग्वालियर में भी इस तरह की जो जैसी घटना आई तो हम लोगों ने पूरा प्लान किया था कि इस तरह की चीजों को हम लोग प्लान करें, और इसके लिए मैंने काफी कुछ अपनी तरीके से किए भी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको यदि दोषी ठहराना है तो ऑलरेडी परमिशन जिन लोगों ने ली और नहीं ली तो वो जिम्मेदार है, पहले उनको देखें, उसके बाद दूसरों को बात करें। और तीसरा जो है एक नया और एक कानून आ गया है। मैं अपने आप को कभी भी हिंदू समाज का अभिन्न अंग नहीं मानता हूं, बिल्कुल। मैं से क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक के नाते से जहां हमारे साथ ज्यादतियां होती है, हम किसी भी अपने समाज के साथ बदलाव कर सकते हैं। उन्होंने एक नया कानून ला दिया कि आप धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, धर्म परिवर्तन के नाम पे आप किसी को भी कुछ भी करेंगे और जेल में डाल देंगे। कि हमारे संवैधानिक जो अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है, हमें धर्म परिवर्तन चुनने का अधिकार है, वो उस पर भी एक चिंतनीय विषय के इस तरह की चीजें ला के आप क्या हमें शो करना चाह रहे हैं। साथियों, जिंदाबाद। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, बहुत सारे जजमेंट्स हम देखें तो माइनॉरिटी को डिफाइन करने में अलग अलग जजमेंट में अलग अलग बातें आती हैं। फिर भी एक चीज तय हो चुकी है कि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्यों के स्तर पर न्यूमेरिकली नंबर्स में जो कम है, 50% से कम है, वो सारे लोग माइनॉरिटी में माने जाएंगे। साथ साथ कई बार ये वाली बातें भी आ गई कि नहीं, इसके साथ ये भी देखा जाएगा कि क्या उनका प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, हैसियत ठीक ठाक अनुपात में नहीं है, वो भी समान अनुपात में होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में, तो वो भी माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तीसरी चीज भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अकेले क्यों ना हो, अगर उसे लगता है कि मैं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को बनाए रखना चाहता हूं, तो भारत का संविधान और लोकतंत्र उसे अधिकार देता है कि आप माइनॉरिटी में होंगे और आपको ये सारे चीजों को आगे बढ़ाने की, प्रोफेस करने की, आगे बढ़ाने की, प्रैक्टिस करने की इजाजत होगी और उसे अल्पसंख्यक की तरह ट्रीट किया जाए। तो अल्पसंख्यक शब्द सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगता था, शायद मुसलमानों के बारे में बात हो रही है और ये कहां से अल्पसंख्यक हो गए, इतनी बड़ी तादाद है देश में, 14% है, तो अल्पसंख्यक कहां से हो गए, इस टाइप की बातें होती रही। फिर धीरे धीरे लोगों की समझ के साथ साथ उन्हें ये बात समझ में आई कि किसी न किसी राज्य में जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक दिखता है वो वहां जाके अल्पसंख्यक हो जाता है। तो अल्पसंख्यक ऐसा शब्द नहीं है कि जिससे हम एलर्जी रखें या बुरा समझें, क्योंकि हिंदू भी कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक हैं। भाषाई स्तर पर तो बहुत सारे व्यक्ति जब ऐसे स्टेट में जाते हैं जो उसकी मदर टंग नहीं होती है, वो उस भाषा को नहीं जानता है, तो वहां पे वो माइनॉरिटी होता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होता है और उसे वो सारे राइट मिलने चाहिए। अब इस अल्पसंख्यक में से एक निकल के आ जाता है, अभी एक बढ़िया सा जजमेंट आया है कि लिंग्विस्टिक रूप में तो हम स्टेट लेवल पे देखेंगे और वो वैसा ही लागू रहेगा, लेकिन रिलीजियस बेस पे स्टेट के लेवल पे भी
और नेशनल लेवल पे भी देखा जाएगा, क्योंकि वो इशू पंजाब को लेकर आया था कि पंजाब में सिखों को कहा कि माइनॉरिटी डिक्लेयर कीजिए, जबकि वो पंजाब में मेजॉरिटी में है। तो फिलहाल उस बात से मैं आता हूँ दलित और मुस्लिम हिंसा के ऊपर। बहुत कॉमन सी चीज है। मेरे साथ विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने जी बैठे हैं। कल ही कोर्ट कैंपस में हम लोग बात कर रहे थे कि दोनों लोगों के बीच में दलितों पर भी हिंसा होती है, मुस्लिमों पर भी हिंसा होती है, तो कुछ फर्क है या एक ही वजह से होती रहती है? तो एक छोटा सा फर्क है। दलितों पर होगी तो जाति आधारित हिंसा हो, हिंसक में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि हम श्रेष्ठ हैं, और ये हमारे बराबर कैसे आ रहा है? इसे नहीं आना चाहिए, इसका स्टेटस लो है, इसे नीचे ही रहना चाहिए। मुस्लिमों के प्रति होगी तो ये यहाँ के नहीं है, मलेच्छ है, मुस्लिम है और इनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, तो धार्मिक आधार पे होगी। हिंसक में यह धार्मिक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, और एक कहीं ना कहीं ये फीलिंग होती है कि कहीं ये पहले सत्ता में रहे हैं तो आगे सत्ता में ना आ जाए। तो इस तरीके से एक वातावरण और माहौल बड़े लंबे समय से संगठनात्मक रूप से चलाया जाते रहा इन दो वर्गों के प्रति। वो नफरत धीरे 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 अंदर पलते 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 एक ऐसा वातावरण और एनवायरनमेंट आया, एक मौसम ऐसा आ गया कि जिसमें वो खुल के बाहर आ गए। पहले डरे छुपे शब्दों में थोड़ा धीमे से बात करते थे, कहते थे, अब खुल के ही कहते हैं। हमसे पूछ लेते हैं, मोइन भाई वो फलानी कॉलोनी के बारे में जानकारी है क्या? मैंने कहा हाँ बताइए, क्यों? यार वहाँ प्लॉट लेना है, वहाँ कोई मुस्लिम तो नहीं रहते। मैंने कहा अच्छा प्लॉट आपको लेना है, जानकारी मुझसे ले रहे हो कि वहाँ कोई मुसलमान तो नहीं रहता? अगर रहता हो तो हम वहाँ प्लॉट ले लें। और कॉलोनाइजर्स कहने लगे कि भाई प्लॉट लेना है तो हम मुसलमानों को ग्राहक नहीं मानते, किराए से लेना है तो हम अभी मुसलमान को किराए से घर देना नहीं चाहते। शायद उस कॉलोनाइजर में या मकान मालिक में जो नॉन मुस्लिम है उसमें मुस्लिम के प्रति कोई बुरा भाव ना हो, हम ये मान कर चल रहे हैं, हम पॉजिटिव रह रहे हैं कि उसके अंदर कोई गलत भाव ना हो। लेकिन उसके ऊपर ये दबाव है कि अगर वो एक मुस्लिम को कॉलोनी में जगह देता है या किराए से मकान देता है तो वो उसका ही समाज उसे एक तरीके से बायकॉट करता है, उसे ठीक निगाहों से नहीं देखता, उसकी अपने ही समाज में हैसियत को वो कमतर पाता है। इस सब से बचने के लिए, वी फीलिंग को दिखाने के लिए वो कहता नहीं मैं भी अपना मकान या दुकान किराए से नहीं दूंगा। और ये जब और ज्यादा बढ़ता है तो सांप्रदायिक रूप में आते आते ये एक जहर बन जाता। और सांप्रदायिकता में इसे इस बात से को स्वीकार करूंगा और बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा कि किसी एक वर्ग या समाज में ही होती है या बहुसंख्यक में ही होती है, ये किसी में भी हो सकती है, इंडिविजुअल लेवल पे भी और समूह के लेवल पे भी, समाज के लेवल पे भी हो सकती है। क्वांटिटी, मात्रा कम या ज्यादा वैसे ही होगी जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो एक व्यक्ति के तौर पे ये भिन्नता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, ये कहीं भी पाई जा सकती। अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय स्तर पर या लोकतंत्र के लिए या सिविल सोसाइटी के लिए ज्यादा घातक कौन सी सांप्रदायिकता है? छोटे छोटे वर्गों में व्यक्तिगत लेवल की या एक बड़े समूह के जनमानस की, जिसको हम सारे बहुसंख्यक तो नहीं होंगे लेकिन अधिकांश लोगों की, तो शायद जवाब यही आएगा कि जहां जिस समाज में अधिकांश लोगों की संख्या होगी वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगी डेमोक्रेसी और कंट्री के लिए। अब आज के दिन को याद करता हूँ, पिछले साल 16 जनवरी को मैं जेल में था और वो मेरा 30वां दिन था। 30 दिन हो चुके थे और लगभग यही कुछ समय होगा कि बैरक के अंदर बंद है और मुझे सूचना दी जाती है
कि भाई हाई कोर्ट से आपके बेल ऑर्डर हो गए। अगले दिन 17 तारीख को स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शंस होने थे। जमानत पे रिहा होने की बात सुन के भी अच्छा लगा और अगले दिन वोट कास्ट कर पाऊंगा, ये खुशी थी। तो जेल जाने का इंसिडेंट ये हुआ कि पिछले वर्ष दिसंबर में दिसंबर 19 सीए एनआरसी प्रोटेस्ट की वजह से देश भर में एक माहौल था कि मुस्लिम सरकार विरोधी हैं, एक व्यक्ति विरोधी हैं, एक पार्टी विरोधी हैं और हिंदू विरोधी। तो टारगेटेड एफआईआर स्टार्ट हो गई थी। समझ में आ रहा था कि अब सोशल मीडिया पर लिखना बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, एडवोकेट नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते नहीं, ये नहीं बोलते, वो नहीं बोलते, तो अपने लेवल पे कुछ कुछ थोड़ा चलता रहा। किसी लेखक की एक पोस्ट को लेकर और एक कार्टूनिस्ट को लेकर मुझ पर ये आरोप लगाए कि ये पोस्ट भी मैंने बनाई और ये कार्टून भी मैंने ही ड्रॉ किया। एफआईआर हो जाती, पुलिस बुलाती, चले जाते हैं, क्लीन है, क्या दिक्कत है, चले जाते हैं। बताया जाता, उनको बता देते हैं कि भाई इतना बड़ा मामला नहीं है, लोअर कोर्ट में चलने वाला मामला, 3 साल सजा या जुर्माना या दोनों। अगले दिन मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो सेक्शंस बढ़ा दी जाती, जो एफआईआर में नहीं होती। बताया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन में बढ़ा दी गई। सेक्शन 124A सेडेशन चार्जेस, देशद्रोह, राजद्रोह, एग्जैक्टली। फिर तो जुडिशियल कस्टडी में जाना तय हो जाता है, मजिस्ट्रेट के पास पावर ही नहीं होता। सेशन तक जाते जाते वो सेक्शंस फिर वापस ले ली जाती, वहां से भी बेल आउट नहीं होते, हाई कोर्ट से होते, वो एक अपनी चीज है। तो जेल में भी देखा कि एक बड़ी आबादी किन लोगों की है। अब अंदर थे तो क्या करें, एडवोकेट हैं तो लीगल एडवाइस दे दो, फ्री लीगल एड चला लो या फिर अपना कुछ स्टडी कर लो। छोटी जेल डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो वो करते रहा। तो कुछ अनुभव वहां से भी मिले, जैसा आप कह रहे थे कि जेल में मुस्लिमों को उनकी धार्मिक प्रार्थना में भी प्रताड़ित किया जाता है। मैं बहुत धार्मिक नहीं हूँ और ना ही रेगुलर प्रेयर करता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कभी नहीं करता। तो सुबह उठा, देखा, ऐसे ही लंबा बैरक होता है, सलाखें होती हैं जिसमें कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है, कुछ घंटे बाहर रोमिंग एरिया में निकाला जाता। तो बैरक है, उसमें जो इस तरफ का एरिया होगा, यहाँ एक साफ सुथरा पूजा घर होगा और इधर सबके सोने की जगह होगी, इधर सोने के बीच में से चलने फिरने का गलियारा, उस हॉल एक ही रहेगा और इसके ठीक सामने वॉशरूम होगा और वहां तक सोने की व्यवस्था होगी। सुबह शाम जिसको यहाँ पूजा करनी है पूजा कर सकता है, बाहर करनी है बाहर कर सकता है, अंदर मंदिर भी है। ज्यादातर देवी देवताओं से परिचय मेरा जेल के अंदर हुआ, अच्छा लगा। धर्म ग्रंथ भी वहाँ सभी प्रकार के मिल जाते हैं, रामायण भी मिल जाती है और कुरान भी मिल जाता है और सभी कुछ मिल जाता है। तो मेरा ध्यान गया कि एक मुस्लिम को नमाज पढ़ना है तो वो जो वॉश एरिया जहाँ लोग पेशाब करने और फ्रेश होने के लिए जाते हैं, वो उस कोने के पास वाली दीवार के पास खड़ा होकर प्रेयर करना। मक्का के डायरेक्शन में उसको फेस चाहिए, तो वो वहां से लेके यहाँ तक यही डायरेक्शन बन रही है, लेकिन उसे यहाँ जगह नहीं मिलके वहां जगह मिलती है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या? हेलो हेलो, ये साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन पता किया। चलिए होगा कुछ, आवाज चली जाएगी मेरे ख्याल से। जो जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब थे, अच्छे से बात हो जाती थी कि एडवोकेट हैं, 2-4-8 दिन में चले जाएंगे। तो मैंने कहा सर ये क्या है? तो बोले बड़ी जेलों में तो व्यवस्था होती है, सभी को अपने अपने धार्मिक पूजा पाठ करने की होती है। और बोले आप देखेंगे कि फ्राइडे के दिन जो ये ग्रुप प्रेयर करते हैं, तो ग्रुप प्रेयर के समय पे ये बाहर अपना बिछा के कर लेते हैं, लेकिन अब वो अंदर क्या है, वो अंदर आपस में ही उनको एडजस्टमेंट करके चलाना, तो आपसी एडजस्टमेंट चलता रहता है। बातें बहुत सारी हैं, टाइम लंच का हो रहा है तो अब डिस्कशन सेशन में देख लिया जाएगा।
लेकिन एक बात चिंताजनक है जो मैं मानकर चलता हूं कि ये जहर फैल रहा है नहीं, ये फैल गया है, ये फैल चुका है। बहुत सारे लोग अच्छे हैं और वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारा, मोहब्बत, प्यार, लोकतंत्र, संविधानवाद, स्त्रियों के अधिकार, ये सारी चीजें बनी रहे और मेंटेन रहे। और एक है जिसमें बहुत नफरत और गुस्सा, वो इतना ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक उस उग्रवादी चरमपंथी टाइप के जो संगठन थे, उन्होंने उनके परिवार से अधिकांश लोग उससे जुड़े हुए हैं और इस इंसिडेंट के बाद उसने मुझे बुलाया मेरे शहर से बाहर। मैं नदी किनारे उससे बैठ के बात कर रहा था तो उसने बताया, बोले मोइन मुझे बड़ा डर लगता है कि हम लोग शायद अभी बात कर पाए, आगे कर पाए या नहीं। मैंने कहा क्यों? तो बोले आगे सारे मुसलमान मार दिए जाएंगे रिप्रोडक्टिव वुमेन को छोड़ के, बच्चे भी मार दिए जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों, महिलाओं को भी मार दो? बोले नहीं यार, उनसे बच्चे पैदा कर लेंगे, उनको अपने हिसाब से पाल पोस के बड़ा कर लेंगे तो बहुत सारे काम करने के लिए काम आएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, अब मारते मारते इतने हिंसक हो जाओगे, मारने की इतनी आदत हो चुकी रहेगी, फिर किसको मारोगे? है ना, दलित है तो उनको मार लेंगे। मैंने कहा चलो वो भी आपने सारे खत्म कर लिए, अच्छी कल्पना है। मैंने कहा करो करो। बोले मेरी नहीं है, मैं सुनता हूँ अपने रिलेटिव से। मैंने कहा उनको भी मार लोगे तब क्या करोगे? अब तो आदत हो जाएगी लड़ने की। आदिवासियों में मारे। तो फिर वो थोड़ा सा सोचने लग गया। मैंने कहा सब ज़ॉम्बी बनना चाहते हो? ज़ॉम्बी आपने फिल्मों में देखा सुना होगा। तो एक दूसरे को मारने के अलावा फिर कुछ नहीं बचेगा, सिविल सोसाइटी की कल्पना कोरी की कोरी रह जाएगी। अदालतों से अब शायद बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ उम्मीद की किरणें बाकी। चलिए इसी नोट पे खत्म करता हूँ। थैंक यू। और आप सभी का भी जो सुबह से विभिन्न किस्म की चर्चाओं को सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों ये जो कैंपेन है असल में बेसिकली लव जिहाद कानून जो मध्य प्रदेश में ये 19 जनवरी 2021 को जो मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2021 के नाम से जारी किया गया है। आपको मालूम होगा कि शीतकालीन सत्र होना था, लेकिन लगभग 30% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए विधानसभा में, तो उन्होंने शीतकालीन सत्र को नहीं किया और जो शीतकालीन सत्र में जिन कानूनों को उन्हें पास करना था उनको फिर वो अध्यादेश के माध्यम से उन्होंने मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया। तो मध्य प्रदेश में जो है 9 जनवरी जो है 2021 ये अध्यादेश आ गया। अध्यादेश जो है बाकी बहुत चर्चाएं हैं, मतलब मेरे ख्याल से बहुत लंबा समय नहीं है लूंगा मैं, समय की कमी है, वैसे भी लंच का समय हो गया है। तो मुख्य मुख्य जो बातें हैं जो मुझे लगता है कि हम सबको जानना चाहिए, ये लव जिहाद करके जो पिछले कई वर्षों में जो माहौल को इतना गंदा किया गया है और इतना घृणित बनाया गया है, उसकी कोई सच्चाई और कोई वास्तविकता है नहीं, कोई तथ्य है। गृह मंत्रालय से पूछा गया कि आज तक के देश में कितने लव जिहाद के मामले आए, गृह मंत्रालय ने कहा कोई जवाब नहीं आया। मंत्री से पूछा गया, मंत्री ने नहीं कहा। कोर्ट में पूछा गया लोगों ने, तो कोर्ट ने भी सरकार से पूछा तो सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया। लेकिन ये लव जिहाद जैसे ये शब्द जो है आज घर घर में जनमानस तक पहुंच चुका है। और ये हम और इसका जो बहुत जो चर्चित केस है, जो हादिया वाला केस है, जो आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे, इसमें एक हिंदू लड़की हादिया बन के उन्होंने सफीन नाम के मुस्लिम युवक से शादी की और शादी करने के बाद ये केरल का मामला है। केरल के बाद वो जो मामला हुआ उस पर वहाँ के हाई कोर्ट ने उनको अलग अलग कर दिया एक गलत डिसीजन देते हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को पलट के वापस उन्हें उनके जो आपस में साथ रहने के अधिकार को सुरक्षित करते हुए उन्हें साथ रहने का अधिकार दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो लव जिहाद जैसा कुछ चीज है नहीं, उसका कोई ठोस वास्तविकता है नहीं, लेकिन ये हर व्यक्ति के जहन में है, हर व्यक्ति की सोच में है कि इस तरीके से चीजें चल रही हैं, क्योंकि अखबार, पेपर, मीडिया और फिर तमाम जो कट्टरपंथी हिंदुवादी संगठन है उन्होंने ये पूरा प्रचार किया हुआ है। मतलब भोपाल शहर तो ऐसा है कि मतलब इस आधार पर एक गर्ल्स कॉलेज को एक बॉयज कॉलेज पे शिफ्ट किया गया और बॉयज कॉलेज को गर्ल्स कॉलेज पे शिफ्ट किया गया। वो इस आधार पे कि जो गर्ल्स कॉलेज था वो मुस्लिम
बहुल इलाके में था और ये आरोप लगा कि वो मुस्लिम बहुल इलाके में जो मुस्लिम लड़के हैं उन्हें ट्रेंड किया जाता है इस गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों को फंसाने के लिए, फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए, फिर लव जिहाद करके उनको शादी की जाती है। शादी करने के बाद में जो है उनको छोड़ दिया जाता है। फर्जी से एक आधार बनाया गया और फिर वो पूरे कॉलेज को एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। अमीदिया और एमएलबी कॉलेज का मसला है। तो बहरहाल बात यह है कि जिस बात में कोई दम नहीं है, जिसका कोई तथ्य नहीं है, लेकिन उस बिना तथ्य की चीज पर राजनीति बहुत जम के हो रही है। मध्य प्रदेश में भी भयानक जम के हो रही है। यूपी में आप देख ही रहे हैं, यूपी के लगातार मामले आए हैं, कितने तरीके से बुरी तरीके से पीटा गया है लड़कियों को, लड़कों को, यंग लड़के लड़कियों को। मध्य प्रदेश में अभी एक इंटरेस्टिंग है कि मध्य प्रदेश में कानून बनने के बाद लव जिहाद के मामले खोजे जा रहे हैं। अभी एक बात हुआ मेरे से, मैंने पूछा कि भाई आप लोगों ने तो ये कानून भी बना दिया, तो कितने मामले थोड़ा बता दीजिए। बोले नहीं चल रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कानून बनाने के बाद अभी वो लव जिहाद के मामले खोज रहे हैं कि कहाँ कहाँ है। और अभी एक होशंगाबाद में आया था, होशंगाबाद में आया था, लेकिन लड़के लड़की दोनों ने कह दिया कि भाई हमने स्वेच्छा से शादी की हुई है और काफी हिम्मत से उन्होंने जवाब दिया, तो आगे मामला नहीं बढ़ पाया। लेकिन अभी ये सीरीज ऑफ केसेस आपको देखने को मिलेंगे। उसका कारण ये है कि उसके जो कंटेंट में जो है, जो पूरा कानून का जो मसौदा है, मतलब मसौदा नहीं, जो पूरा कानून का पूरा लबो-लुआब है, वो बहुत ही खतरनाक है। और मुझे लगता है कि इस बात को सोचने की जरूरत है। मतलब जब हम लोग ये कैंपेन शुरू कर रहे थे तो किसान आंदोलन भी लगातार चल रहा था, तो कई लोगों ने कहा कि यार ये किसान आंदोलन से ध्यान बटाने के लिए है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो ये आरएसएस का जो एजेंडा था, जो सदियों पुराना एजेंडा है, मतलब जो सालों पुराना एजेंडा है, उस एजेंडे को उन्होंने इस माध्यम से लागू कर दिया। दोनों ही महत्वपूर्ण है, किसान आंदोलन भी जरूरी है, लेकिन इस एक गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कानून के खिलाफ लड़ना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमको किसान आंदोलन की आवश्यकता है। बहरहाल इसमें जो कहा गया, जो इसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, स्वातंत्र्य अधिनियम 1969 जो मध्य प्रदेश का था, उसको रिपील कर दिया गया है, निरसन कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह पे इसको नए अध्यादेश को कानून बनाया गया है। ये कब से लागू होगा इसके बारे में राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो जब भी जो भी तिथि निर्धारित कर दे। अब राज्य सरकार केस ढूंढ रही है, हो सकता है 15 साल पुराने, 20 साल पुराने केस मिल जाए, तो हो सकता है कि कल राज्य सरकार कह दे कि ये 2000 से लागू होगा। हो सकता है कल राज्य सरकार ये कह दे कि ये 1900 से 90 से लागू होगा। ये उसको अधिकार दिया गया है अध्यादेश में। तो अभी क्या होगा पता नहीं, उसका स्वरूप आगे देखने को मिलेगा। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रलोभन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और प्रलोभन जो है, वो शब्द जो है, उसकी जो व्याख्या की गई है, व्याख्या बाकी तो ठीक है, पैसे की बात हो, धन की, संपत्ति की बात हो, तो प्रलोभन समझ में आता है। लेकिन प्रलोभन शब्द की व्याख्या करते हुए ये कहा गया है कि शिक्षा, जीवन शैली, दैवीय प्रसाद, उसका वचन अथवा उसकी, मतलब दैवीय प्रसाद का मतलब कि आप फला मतलब नाम पे, मतलब मान लीजिए कि आपने कह दिया था कि बुद्ध आपको शांति देंगे, तो आप फंस जाएंगे। ध्यान रखिए, मैं बता रहा हूँ, है ना। तो मतलब बुद्ध आपको शांति देंगे ये कह के, या फिर ईशा आपको शांति दे, सद्भाव दे, अच्छे विचार दे, ये आपने बोल दिया और वो आदमी ने कहीं धर्म परिवर्तन कर लिया, तो वो फंस जाएगा। समझ रहे बात को। तो इसना ये जो इसके अंदर जो कंटेंट है, तो मतलब जो प्रलोभन शब्द का जो व्याख्या ही है, वो इसमें ऐसा किया है कि शिक्षा, जीवन शैली। मान लीजिए कि मुझे कोई धर्म अच्छा लगा और मैंने स्वीकार कर लिया और मेरे जीवन शैली में परिवर्तन आ गया। मान लीजिए मैं पहले कुर्ता पजामा पहनता था और मैंने पैंट शर्ट पहन लिया, तो प्रलोभन के हिस्से में आ गया वो, और मैंने उल्लंघन कर दिया। जी भाई साहब, ये बेशक है कि ये जो कानून है या पॉलिसी जो है गैर संवैधानिक है, कोई शक नहीं है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको मेरे ख्याल से स्टे किया। तो जैसे जो भी है, दो जजमेंट है कि ये गैर कानूनी है। तो मध्य प्रदेश में क्या करना चाहेंगे आप? मध्य प्रदेश में इसके खिलाफ पक्का पिटीशन लगाना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे वकील दोस्त बैठे हैं। हाँ, क्योंकि क्या है, लव जिहाद में कोई डाउट नहीं है। सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या करती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन और कानूनी रास्ता भी इतना मतलब खुल गया, क्योंकि 2-3 हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गया और 2-3 हाई कोर्ट में मेरे ख्याल से सरकार का पोजीशन बहुत नाजुक हो गया। तो मध्य प्रदेश में आप क्या करना चाहेंगे, ये पॉइंट है। जी, मैं
मध्य प्रदेश का भी बात असल में देखिए, मध्य प्रदेश के लिए भी, क्योंकि हम लोग खोज रहे हैं, भोपाल में भी बहुत कठिन काम होता है, बड़ी मुश्किल होती है कि जो हिम्मत करके इस प्रकार की चीज़ों को चेंज करे, क्योंकि उसका भी आइसोलेशन में डालने का काम, उसको नेगलेक्ट करने का काम भी होता है। तो इस बात को यदि मतलब HRLN बहुत प्राथमिकता से ले तो मुझे लगता है कि हम लोगों का ये आज मीटिंग काफ़ी सफल हुआ। और जरूर यदि मान लो HRLN प्राथमिकता से लेता है तो जो भी हमसे लगेगा हम लोगों से मदद करने का हम लोग करेंगे। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, 2 रास्ता है, एक आप हाई कोर्ट में जा सकता, लेकिन हाई कोर्ट में अगर वकील कहेंगे आपसे कि हाई कोर्ट में चांस कम है या कुछ वातावरण ठीक नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। और वकील तो HRLN का वकील छोड़कर मतलब देश में बहुत सारे वकील हैं जो करने के लिए तैयार है और अच्छी तरह से करेगा, और मध्य प्रदेश में भी है। मुझे तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी सोच सकते हो कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इसमें में। हम लोगों को थोड़ा चर्चा और करना पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी चर्चा करने की जरूरत है। देखिए, इसमें ये गैर संवैधानिक है, इसमें कोई शक नहीं है। यूपी भी गैर संवैधानिक था, ये भी गैर संवैधानिक था, लेकिन उन्होंने स्टे नहीं दिया है। उन्होंने क्या किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट 54 का वो जो था एक प्रावधान कि आपको पहले से डिक्लेयर करना है, वो आपको नहीं करना, राइट ऑफ प्राइवेसी है ना। सुप्रीम कोर्ट में ये जब लोग गए थे और उन्होंने बोला हाई कोर्ट चले जाइए, तो उन्होंने बोला हमारे पास 2 स्टेट्स है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों है, इसलिए हम आपके पास आ रहे हैं। क्या है कि आप, मुझे नहीं लग रहा है कि हम ये समझे कि हाई कोर्ट में हमारा, हाई कोर्ट में सॉरी इनके समय में अतिक्रमण कर रही हूँ, कि हमारे हाई कोर्ट में हम निश्चिंत है कि हम जाएंगे और वो हमको दिख रहा है कि गैर कानूनी, हमको दिख रहा है कि गैर संवैधानिक है। हाई कोर्ट को दिखेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी दिखेगा, ये जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी वो संकेत नहीं दे रहा है फिलहाल, सिर्फ उन्होंने नोटिस इशू किया है। तो इस मामले में कोर्ट में जाने से पहले, और कोर्ट बोल दे कि नहीं सब संवैधानिक है, सब बढ़िया है, उससे पहले हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी अपनी अच्छे से पुख्ता बनाना पड़ेगा कि ये नौबत ना आए कि अभी तो उसका मोहर नहीं लगा, तो कोर्ट का भी मोहर लग जाए। इसका मेरे ख्याल से ये सोचना चाहिए असल में, क्योंकि देखिए एक्चुअली इस कानून के माध्यम से उन्होंने जो घर वापसी का जो पूरा अभियान है उसको लॉक कर दिया है। अभी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, जब इसमें ये लोग धर्म परिवर्तन की बात कह रहे हैं इस कानून में, तो जिसका पैतृक धर्म है वो पैतृक धर्म में यदि वापस आता है तो उसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। मिसाल के तौर पर कि जिन आदिवासियों ने क्रिश्चियनिटी अपना ली या जिन आदिवासियों ने, दलितों ने बुद्धिज्म अपना लिया, तो बुद्धिज्म जिन्होंने अपना लिया और यदि वो बुद्धिज्म को छोड़ के वापस आएंगे हिंदू धर्म में, तो तब आपको धर्म परिवर्तन का व्याख्या के भीतर वो नहीं आएगा, उस कानून के भीतर नहीं आएगा। और यदि आप क्रिश्चियनिटी में चलेगा या आप बुद्धिज्म में चलेगा या आप इस्लाम को आपने स्वीकार कर लिया, तो वो धर्म परिवर्तन के दायरे में आएगा। यानी जो घर वापसी का जो इनका एजेंडा था जो पहले कि भाई दूसरा धर्म अपनाओगे तो धर्मांतरण कहलाएगा, हिंदू धर्म में रहोगे तो वो घर वापसी कहलाएगा, ये एक तरीके से उसको लॉक कर दिया। मतलब बेसिकली एक तरीके से उन्होंने अपने जो एजेंडे हैं उसको सफल कर दिया। तीसरा कि आप कल बहुत सारा दलित साथी लोग बुद्धिज्म को अपनाते हैं, बहुत सारा लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं, वो भी गूंड है, वो भी गूंड है, लेकिन एक क्रिश्चियन धर्म अपनाया हुआ है, एक क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाया हुआ है, वो शादी आपस में नहीं कर सकते हैं, वो शादी का रोटी बेटी के मतलब बेटी के संबंध नहीं कर सकते हैं इस कानून के तहत। और ये स्थिति, ये मामले आएंगे एक बड़े पैमाने पर आने वाले समय में। जो इनका एक संकल्पना था कि हिंदू धर्म के अलावा कोई भी धर्म का स्पेस नहीं होना चाहिए, वो एक तरीके से कानून के माध्यम से वो स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। तो यहाँ तक कि छोड़िए, अभी इस कानून में, मध्य प्रदेश वाले कानून में जो पादरी है, मुल्ला है, मौलवी है, भंते हैं, ये यदि कहीं धर्मांतरण के लिए उकसाते हुए पाए गए तो जेल चले जाएंगे। अनअवेलेबल तो है, हर मामले के लिए अनअवेलेबल है। मतलब एक साल, मतलब मिनिमम, मतलब 1 साल से शुरू होता है तो एक मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 5 साल, फिर कुछ मामले में वयस्क है या अवयस्क इसका आधार बनाया हुआ है, तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। और इससे भी अलग एक जाते हुए जो हम लोग कहते हैं राइट टू चॉइस का कैंपेन कहते हैं, उनके लिए भी प्रावधान है कि यदि कोई संस्था या समूह या संगठन धर्म परिवर्तन के लिए या मतलब इसमें वही धर्म परिवर्तन शब्द इस्तेमाल किया है ना, या अंतर धार्मिक विवाह के लिए उकसाते हुए पाया गया, तो उसके प्रमुख पर कार्रवाई की जाएगी, और वो भी नॉन अवेलेबल है, वो भी 10 साल तक की सजा है।
तो आपकी संस्था ने कल यदि कहा कि नहीं भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए रोटी बेटी का संबंध जरूरी है, और आपने कहा कि रोटी बेटी का संबंध कायम करो जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए, आप जेल चले जाएंगे। ये स्थिति है इसका। तो इसको चैलेंज कैसे करेंगे, ये जरूर एक महत्वपूर्ण सवाल है, और ये ना केवल मुसलमानों के खिलाफ है, बेसिकली ये देश के बाकी जो बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, जो भी इस देश का दलित और आदिवासी है, पिछड़ा है, उसके खिलाफ है, और इसलिए इसको हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये कानून की शक्ल में आ चुका है, इसकी प्रैक्टिसेस आने वाले समय में शुरू होंगी। इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया है, ये सब में अच्छा बहुत मजेदार है कि सबूत का आरोप, मतलब एक बार आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि आपने धर्मांतरण करवाया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये साबित करिए कि धर्मांतरण जब हो रहा था, ये धार्मिक क्रिया विधियां हो रही थी, आप वहां पर नहीं थे, आप ही को साबित करना पड़ेगा केवल। और आरोप कौन लगा सकता है? आरोप आपका ब्लड रिलेशन वाला कोई लगा सकता है, कोई भी लगा, आपका रिश्तेदार लगा सकता है, आपका जो इसे पालक बोलते हैं, क्या अभिभावक टाइप का, वो लगा सकता है। तो किसी के मन में भी आएगा, कुछ भी लगा देगा, और आपको जाना पड़ेगा, मतलब उस तरीके का धर्म परिवर्तन। मान लो आपने करा, कोई प्रेम विवाह किया है इस तरीके का, तो आपको 60 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी कलेक्टर को, और वो कलेक्टर जो है सबको आपत्तियां लेगा, जैसे वो स्पेशल मैरिज एक्ट में होता था। तो वो 60 दिन पहले आपको परमिशन लेने के लिए तो तमाम चस्पा करेगा, कलेक्ट्रेट में करेगा, तहसील में कलेक्टर चस्पा करेगा, घर में नोटिस पहुंचाएगा, तब तक तो 60 दिन में बेचारे दोनों रहे या ना रहे, क्या भरोसा। तो ये स्थितियां हैं। तो एक तरीके से खतरनाक कानून है, मुझे लगता है जरूर जो पूरन कह रहे हैं कि हमको इसको जानना चाहिए, और वो कैसे जाएंगे उसके बारे में जरूर बात करना चाहिए। तीसरा जो अंत में मैं मतलब हम लोग जो कैंपेन कर रहे हैं इस पर जोर नहीं, कैंपेन फॉर द राइट टू चॉइस, ये यंगस्टर्स है, भोपाल के यंगस्टर्स हम इकट्ठा हुए, जो कॉलेज कुछ NLIU के स्टूडेंट हैं, NIT के स्टूडेंट हैं, सब लोग मिलकर हम लोगों ने शुरू किया। लेकिन वही बात है कि जिस तरीके का एक वातावरण बना है, तो हमको जिस तरीके का यंगस्टर्स का एक मास सपोर्ट मिलने की उम्मीद थी, वो भी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है, उसमें भी एक मसला है। लेकिन हम लोग वो चला रहे हैं, और ये महिलाओं की आज़ादी पर, उनके निर्णय लेने के अधिकार पर, उनके अपने यौनिकता के अधिकार पर पूरा हमला है कि कहाँ पे कैसे किस तरीके से शादी होगी, ये राज्य निर्धारित कर रहा है। राज्य का आपकी जिंदगी में सीधा दखल है इस कानून के माध्यम से। तो मुझे लगता है इस पर जो गंभीरता से चर्चा करना चाहिए, और हम लोग मांग कर रहे हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो बना हुआ है अंतरधार्मिक विवाहों के लिए, अंतरधार्मिक विवाहों के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट को सरल किया जाए, उसको आसान बनाया जाए। तो हम इसको खिलाफत कर रहे हैं उस कैंपेन के तहत। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि अंतरधार्मिक विवाहों के लिए जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके प्रावधानों को सरल किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो अंतरधार्मिक विवाह करना चाहता है, अंतरजातीय विवाह करना चाहता है, उसको सुविधा मिले, प्रोटेक्शन मिले, सुरक्षा मिले। तो ये कैंपेन है, भोपाल में हम लोगों ने शुरू किया है, और बाकी कोई साथी के प्रश्न होंगे तो मैं बात करूँगा। शुक्रिया। एक्चुअली मैं चीज़ ऐड करूँगा, अभी 3 दिन पहले चैलेंज हो चुका है हाई कोर्ट, एक फाइनल ईयर की लॉ स्टूडेंट है, उन्होंने इस एक्ट को चैलेंज किया है, जो पोस्ट रिलीजियस कन्वर्ट कि कोई सरकारी चमचा जाएगा ताकि उसका केस बिजनेस हो जाए, हो गया तो और कोई नहीं कर सकता है, सरकारी चमचा जाएगा। जैसा फार्म लॉज के खिलाफ कोई जाना नहीं चाहेंगे, फार्मर्स कहते हैं कि हम नहीं जाना चाहेंगे, हम फाइट करेंगे, पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन फायदा क्या? मेरे ख्याल से उसको दूर रहना चाहिए। लेकिन 3-4 चमचा गया और कोर्ट ने कह दिया कि हम ये केस को लेगा और सुनवाई होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ फार्म लॉ। तो लव जिहाद में भी ऐसा रहेगा 100%। हम कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन हो जाएगा, तो डिसाइड करना चाहिए। आप दूर तो रह सकते हो, दैट्स योर राइट, स्ट्रैटेजी तय करना चाहिए। हाँ, बट स्ट्रैटेजी इज लाइक दिस, इट इज नॉट अप टू अस आल्सो ना, हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, बहुत समाज के तरफ से जाना चाहिए। हाँ, नहीं वो ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, एक मिनट, मैं कहना चाहूंगा कि कोर्ट पब्लिक को यूज करता है, कोर्ट के थ्रू से सिग्नल आएगा कि ये कानून है फलाना व्यक्ति। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट में एक है तो एकदम रद्दी जैसा है, लेकिन सुनवाई होगा, प्रायोरिटी मिलेगा, केस होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट्स होगा, डिसाइड होगा। तो इस संदर्भ में कब जाना, कैसा जाना, ये मैं जानता हूँ, ये स्ट्रेटेजी की बात है।
लेकिन आपके हाथ में नहीं है। कुछ हद तक ये हाथ से बाहर निकल गया। और अगर ये मध्य प्रदेश सरकार चाहता है कि कोर्ट का छप्पा भी ले तो ले सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप विरोध करोगे तो छप्पा तो मिल ये अप्रूवल मिल जाएगा। पार्टी तो बन जाएगी तो हम अपना एक पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं कुछ इंटरवेंशन से कुछ मतलब, या पार्टी हो या छोड़ दो, आपको फाइल करना पड़ेगा इंटरवेंशन। जज साहब बोलेगा कि देखो मेन पार्टी को हमने अच्छी तरह से सुना और गौर से हमने गंभीरता से लिया केस, तो आपके जो राय है हमें सुनने का नहीं। खुले आज सुप्रीम कोर्ट में होता है इंटरवेंशन इन सुप्रीम कोर्ट, डिसमिस 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 डिसमिस। तो आप डिसाइड करो करने का या नहीं करना है। जैसे अब आज की डेट में अगर जैसे ऑलरेडी एक पीआईएल फाइल है उस अरे ऑलरेडी पीआईएल का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी पीआईएल का मतलब क्या होता है? किसने किया, क्या ड्राफ्टिंग किया, कौन वकील है, क्या वकील फाइल करने के बाद विथड्रॉ करेगा केस? तो ये मत सोचो हो गया फाइल, हमारा कोई काम नहीं है, हो गया केस पेंडिंग है तो हमें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शत्रु जाएगा, ऐसा ड्राफ्टिंग करने के बाद विथड्रॉ करेगा केस, ड्राफ्टिंग करने के बाद कॉम्प्रोमाइज करेगा केस। नहीं, वो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, बट जब हम ड्राफ्ट करते हैं कोई भी पीआईएल हो या कोई भी मैटर ड्राफ्ट करते हैं हम, तो उसके लास्ट में एक चीज लिखते हैं कि वेदर देयर इज अ पेंडिंग पिटीशन ऑलरेडी, मतलब कोर्ट में पेंडिंग है या नहीं। नहीं। अगर ऑलरेडी किसी कोर्ट में उस मैटर को लेकर इज देयर एनी अदर केस पेंडिंग, से यस फलाना केस पेंडिंग तो है, वो क्लब करेंगे उसको। हाँ क्लब करो, मतलब आप पिटिशनर है ना, फिर भी क्लब करेगा मतलब फर्स्ट पिटिशन सुनने के बाद सेकंड के बाद थर्ड के बाद फोर्थ, सबके राय लेगा, सो यू विल आल्सो बी हर्ड। So the same thing will happen in the intervention application also. नो वो असल में आप जब आईए की बात कर रहे हैं तो आईए में तो आपका जो मेन पिटिशन है पहले पिटिशनर को सुनेंगे फिर उस आईए को सुनेंगे। आपका अगर सेपरेट पिटिशन है तो आपका आप सेपरेट पिटिशनर है, दो केस है तो दोनों को जज साहब सुनेंगे और आपके प्लीडिंग्स भी आईए के लिमिट हो जाएंगे जो मेन पिटिशन है उससे। तो आप आईए को यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द रिट पिटिशन। द रिट पिटिशन एंड सेपरेट रिट पिटिशन विल हैव इट्स ओन प्लीडिंग्स। तो बाकी आपको सेपरेट रिट पिटिशन फाइल करेंगे, एक साथ क्लब होगा, एक साथ सुनवाई होगी। सो स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको सेपरेट रिट पिटिशन फाइल करना चाहिए, दैट इज द ओनली वे आउट। क्योंकि अब आपके पास चॉइस है नहीं, कोई चला गया है तो अब आपका वो रास्ता बंद हो गया। वो शाम के आप नहीं फाइल करेंगे पॉलिटिकल, आपके कुछ उसमें नए तथ्य भी हो सकते हैं, शाम के सेशन में उसके कुछ उसके अलग हो सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही थी कि हमें फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शाम को, पर वो अब डिबेट खत्म हो गया, अब किसी ने फाइल कर दिया तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कोर्ट नहीं जाने का। अभी वो कोर्ट अपने को शायद इस तरह से जाना चाहिए, है ना। अगर ऐसा अपने को मिल जाए कि इस केस के मेरिट्स में आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो इस लॉ को, है ना, तो इस केस से साबित होता है कि ये मतलब एक वायलेशन ऑफ माय राइट्स है, तो उस केस ऐसा टाइप का अगर हमको मिल जाए तो वो बेहतर होगा बजाय ये कि एक जनरल जो है ना एक्ट को चैलेंज करने के। बस उदाहरण कि एक्ट इसीलिए क्योंकि इस केस में देखिए कितना जो है ना वायलेशन हो रहा है through the provisions of these clauses of this act. लेकिन एक सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना कि अगर कोई लोग ये मानते हैं कि ओपन शट केस होगा तभी जाना चाहिए, परंतु ऐसी स्थिति में जहां पे कि ऑलरेडी कोई चला गया है, do you have an option? That is the question. No, these are two things we have to मतलब उसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए क्या है ऐसे, लेकिन अभी नेकेड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, तो सरकार जब कानून बनाते हैं वो पहले से सोचता है कि हम बनाएंगे, साथ साथ में हमको कोर्ट का अप्रूवल लेना है, ताकि आपका पब्लिक का पूरा रास्ता बंद हो गया। रिमेंबर दैट। ज्यादा वोटों से जीतने वाला कांग्रेस का प्रत्याशी रहा, पार्षद के पद पर रहा हूँ। वर्तमान में कोविड चल रहा था और रमज़ान का महीना भी था, और जिस तरह से टीवी वाले तबलीग जमात को बदनाम कर रहे थे, उसी बीच में कुछ 37-38 लोग जी टीवी वालों के कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। तो वैसे आम बात है, अपन फेसबुक पे बात करते ही रहते हैं, तो एक कमेंट मैंने डाल दी, छोटा सा 2 लाइन का जुमला था कि समझाया था तबलीग जमात वालों से पंगा मत लो, आप भुगतो।
केवल इतना ये शब्द थे मेरे। इस बीच में क्या हुआ कि राजनीति में तो हूँ सही, अब राजनीति में होने के कारण क्या है कि दुष्टापूर्ण आरएसएस वाले और बीजेपी वालों की निगाह तो मेरे पर थी। उन्होंने साजिश रचकर और दबाव प्रभाव बनाकर मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी, 505 का मुकदमा दायर करा दिया दबाव प्रभाव बना के। उसी दिन हमारे अंकल और एक हमारे मामू रिलेटिव में मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। क्या हुआ उस दिन, वो जैसे हम लोग रहते हैं नागौरी कॉलोनी में और वो लोग रहते हैं नागौरी मोहल्ले में, तो उस दिन क्या हुआ वहाँ कुछ लोगों ने बात पुलिस वालों से बात करी कि ये एरिया में सील मत करो, ये एरिया सील मत करो। वहाँ पर हम मौजूद नहीं थे। एक और मुकदमा फर्जी मेरे खिलाफ वहाँ पर भी दर्ज कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये केवल मुसलमानों को टारगेट बनाती है। और जैसा आपने बताया अभी भोपाल वाला मामला हो या जहाँ भी इनको मौका मिलना चाहिए, कहने को तो बहुत कुछ था मेरे पास, लेकिन समय का अभाव है इसलिए मैं ये कह नहीं पा रहा हूँ। और मेरा केस जो है श्रीमती शगुफ्ता खान शन्नो मैडम लड़ रही हैं। एक में तो मेरे को अग्रिम जमानत मिल चुकी है और मैं HRLN के जिम्मेदारों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद। जय हिंद। हो रहा है, अगर आप थोड़े दिन पुराना उसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको, वही प्लानिंग है, उसी तरीके का पूरा सिस्टम है। अब हमें ये देखना है कि इसमें हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, हमारा क्या रोल होगा इसमें, इसका वे फॉरवर्ड क्या है। आप लव जिहाद की बात यहाँ पे आपने सुनी, जो आप यहाँ पे ये कानून आया है, इलाहाबाद में जिस तरह पे इस पे संज्ञान लिया गया, या जो यूपी में आप देख सकते हैं कि 40 से ज़्यादा केस जहाँ पे लोगों को पकड़ के उनको पीड़ित किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे। इन सारी चीज़ों पे हम आगे कैसे बढ़ें। प्रॉब्लम्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली, प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, मगर इसमें आगे क्या कर सकते हैं। क्या हमें कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, क्या हम जमीन पे लड़ेंगे, क्या एक कैंपेन चालू करेंगे, हमें करना क्या है। इन सब के इसमें सबसे पहला चीज जो हम कर सकते हैं, जो मेरा अनुभव है, कि हमें पहले एक दूसरे से जुड़ना जरूरी है। जो यहाँ पे हम लोग सब हैं, एक नेटवर्क बना करके इसमें तेजी से काम कैसे कर सकते हैं और तेजी से रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं, उसका कुछ आगे सोचना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोग, माधुरी जी, हम और सारे लोग यहाँ पे अभी लंच में साथ में बैठने वाले हैं। जिन भी लोगों को इस पे इंटरेस्ट है, जिनको इस पे काम करना है, वो हमारे साथ बैठ करके इस पे डिस्कशन करें कि जो ये अटैक्स हुए हैं इस पे हम आगे कैसे काम करेंगे, या ये जो कानून आया है इस पे हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। मैं इसी पे बस अपना बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी लंच के लिए हम सभी प्रस्थान करेंगे और 2:05 या 6 मिनट हो गए हैं, तो हम लोग 2:40 पे वापस आ सकते हैं। पॉसिबल है 2:40 35 मिनट में हो सकेगा? तो 2:40 पे हम सभी लोग वापस यहाँ इकट्ठे होंगे। जाने से पहले एक सूचना है कि इस हॉल से बाहर जाते ही लेफ्ट साइड पे ही टॉयलेट बने हुए हैं और 5th फ्लोर पे भोजन की व्यवस्था है लंच की। 5th फ्लोर पे जाएंगे और राइट साइड में ही 3 अलग अलग लाइन है। एक ही प्रकार का मेनू है तो 3 अलग अलग जगह है, तो प्लीज थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिएगा और आते हुए वापस सैनिटाइजर का यूज कर लीजिएगा और मास्क का प्रॉपर यूज करें। और कोई सूचना होगी तो आप तक पहुंचाई जाएगी। पर सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो विशेष रूप से जो यहाँ पर लोकल इंदौर में रहते हैं, आप तमाम साथी बीच में लंच की बात में जाए नहीं। अभी हमारा भोजन का अधिकार और पर्यावरण पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी चर्चा होने जा रही है। बहुत ही अनुभवी साथी हमारे साथ में हैं, वो अपना अनुभव साझा करेंगे और मिलकर हम एक प्लान करेंगे। तो 2:40 पर हम सभी मिलते हैं। धन्यवाद।